सखाराम आपसे मिलने आया। उसे अंदर बुला लो। ठीक है। अरे सखाराम, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ आर यू मैडम? फाइन मैडम। आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन टू। बैठो। मैं यहाँ बैठूं? जवान साहब ने देख लिया तो मैं हमेशा के लिए उठ जाएगा। कुछ नहीं होगा, बैठो। थैंक यू मैडम। ये बताओ, आज इतने बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? किधर नहीं, ऐसे ही इधर से जा रहा था। हाँ मैडम, सुना है आपको बहुत मार लगी? बहुत नहीं, थोड़ी सी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं मैडम, मैंने सुना कि आपको 4-5 डाकू लोगों के साथ फाइट किया। डाकू नहीं, किडनैपर थे। हाँ वही वही डाकू लोग, हमारे हिंदी में वो डाकू बोलते हैं। अच्छा। मैंने सुना वो 4-5 लोगों के साथ आपने फाइट किया, वो कैसे किया? सखाराम, तुम क्या बोल रहे हो? वो 4-5 लोग नहीं थे, सिर्फ 2 थे, और मैंने उनके साथ फाइट नहीं किया। उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, मैं गिर गई, बस। मैडम, आप तो मेरा कचरा कर रही है। कैसे? मैडम, पूरे ऑफिस के बिल्डिंग में मैं बोल किया है कि अपना शर्मा मैडम है ना, वो 4-5 लोगों के साथ फाइट किया। अपनी मैडम कराटे भी सीखी, ऐसा धुलाई किया, ऐसा धुलाई किया, पूरा के पूरा रुपया वहीं फेंक दिया। खाली वो शेड का लड़का उसको उठा के ले गए। कितना झूठ बोलते हो तुम। एक तो वो 2 थे, किडनैपर थे, मैंने उनके साथ फाइट नहीं किया, कुछ पैसा वैसा नहीं था, समझे? और प्लीज मुझे कराटे वराटे वाली मत बनाओ। हाँ मैडम, आप समझते नहीं, जरा पैसे की बात बोली ना तो जरा वोट आ जाता है। आप समझते नहीं। आप जब ऑफिस में आएगी ना तो बोल देना कि मैंने 4-5 लोगों की धुलाई की, और वो बोल देना कि 2-3 करोड़ रुपया था। करोड़ नहीं, करोड़। करोड़। आप 200-300 लाख बोल देना। ले आओ। अच्छा कौशी, हम चलते हैं। कौनो जरूरत पड़े तो पांडे की दुकनिया से बुलवा लेना। काहे? ड्यूटी नहीं जात हो का? नहीं। अरे ऐसा नहीं ना करो, चाकरी नहीं करोगे तो गुजारा कैसे होगा? वो बात तो हम समझत रहे, क्या करे कौशी, ये ससुरा दिल नहीं मानता, और जिम्मी साहब भी दिखाई नहीं दिया। एक तो फोनवा नहीं किया 2 दिन से। हमका ही लगता है कौशी के वहां से अपना दाना पानी उठा। चलते हैं। हेलो। क्यों केसरी, मेरी आवाज सुन के तुम्हें हैरानी तो नहीं हुई? हाँ सरकार, हैरानी तो हो ही रही है। केसरी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब तक नाराज हो और मुझे पसंद नहीं करते। अब हमारी पसंद और नापसंद का है सरकार? अरे हम तो ठहरे चाकर आदमी, आप मालिक लोग जो करें सो ठीक है। आज तुम जो चाहे कह लो केसरी, मगर हकीकत तो ये है कि मैंने तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। का कहे सरकार? हाँ केसरी, आज तक मैं तुम्हें एक गुंडा बदमाश समझता था जो पैसों की लालच में मजलूमों की जिंदगी के साथ खेलता था, मगर उस दिन प्रेम को वापस लाकर तुमने मेरे तमाचे का करारा जवाब दिया है। वो तो हम अपना फर्ज का खातिर की है सिर्फ बाबू। यही तो मैं कह रहा हूँ केसरी, तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया है और मैं चूक गया। सिर्फ बाबू, हम समझे नहीं। उस दिन प्रेम को वापस लाने के बाद डैडी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है उसे मैंने देखा था, और कल मुझे हैरत नहीं होगी अगर तुम डैडी के पास जाना ना पसंद करो। मगर एक बात और है, डैडी ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव इसलिए किया क्योंकि आज तक उनका वफादारी और वफादारों से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए शायद तुम्हारी वफादारी को पहचानने में उनसे भूल हो गई। कल तक तो मैं ये समझता था कि तुम उनसे दूर रहो, मगर आज मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनके पास ही रहना चाहिए।
उन्हें तुम्हारे जैसे नौजवान की बहुत जरूरत है। कौशी, हम तुमका कहे थे ना कि इसी बाबू बहुत उल्टी खोपड़ी है भाई। तो बछड़ा निकला रे पंडित। अब तो तुम्हारी समझ में आएगा वाना, मालिक ना ही किए पर उनका बिटवा तुम्हारी कदर किए। अब सुकून से फैक्ट्री जाओ और काम करो। अब हम ऐसा ही करेंगे। अरे ठीक है, अगर धवन साहब और जिम्मी साहब को हमारी जरूरत नहीं है तो कोनो बात नहीं, हम चैन से अपन नौकरी करेंगे बस। सच कहा तो पंडित। हाँ कौशी, एकदम सच कहते। आज के बाद हम नहीं जाएंगे किसी को डरावे और धमकावे का वास्ते। और यदि जिमी साहब बुलावे के वास्ते आ गए तो ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन हम वही काम करेंगे जो एकदम सही है। सच्ची कसम, हम कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। सखाराम, तुम ये बक बंद करो और मुझे बताओ कि ऑफिस की पोजीशन क्या है। कई दिनों से मैं नहीं आई, आजकल धवन साहब भी नहीं आए हैं, तो तुम लोग तो बड़े मजे कर रहे होंगे। मजे? मैडम मजे? हाँ। अरे आप ऑफिस में बुलडॉग छोड़ के गई है ना। बुलडॉग? हाँ बुलडॉग, अपना रावण। कौन रावण? अपना जिमी साहब। सखाराम, तुम पूरे शैतान हो। मैं पूरा नहीं हूँ, वो पूरा शैतान है। उसके सामने तो मैं सिर्फ 5% हूँ। जिमी साहब तो धवन साहब के ऑफिस में पूरा दिन घुस के बैठते, फाइल निकलते पूरा के पूरा चाट लेते। अरे बाबा, वो मैनेजर है, काम करते रहते हैं। देखो, अगर तुम ऐसी अफवाह फैलाओगे ना तो मैं जिमी को बता दूंगी। मैडम, आप तो खाली फुकट में परेशान हो रहे, गुस्सा हो रहे। मैं कहाँ अफवाह फैला रहा हूँ? मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि जिमी साहब बहुत मेहनत करते हैं, तो फाइल में डूबे रहते हैं। फाइल में से पेपर निकालते, जिराफ निकालते, वो पेपर वापस फाइल में रख देते हैं। क्या निकालते हैं? जिराफ वो पेपर मशीन में डालते हैं, जिराफ निकालते हैं ना, जेरोक्स। हाँ वही जिराफ। ठीक है मैडम, मैं निकलता हूँ। नहीं, बैठो, चाय पीकर जा। चाय? धवन साहब ने मेरे को इधर चाय पीछे देख लिया तो वो चाय मेरे कपाल में जाएगी और कान से बाहर जाएगी। कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ मुझे मिलने आए हो ना, चाय पीकर जा। मैडम ऐसा कीजिए ना, आप मेरे को रोकड़ा दीजिए, मैं होटल में लेके चाय पीता हूँ। सखा, ठीक है, जाओ। एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैडम, बाय बाय। मैडम, आप ऑफिस आने वाली है ना? तुम जाने वाले हो ना? जाओ। मिस्टर मेहरा। यस, आई एम डॉक्टर चंद्र प्रकाश। ओह डॉक्टर साहब, प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू। कहिए, आज हम पर कैसे मेहरबानी कर दी आपने? मिस्टर मेहरा, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो कीजिए ना, तकल्लुफ़ किस बात का? सबसे पहले ये बताइए कि परीक्षित वापस लौटा या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर आ जाएगा। इफ यू डोंट माइंड मेहरा साहब, मैं परीक्षित और अवंती के बारे में बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, साधना ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं खुद हैरान हूँ कि परीक्षित ने ऐसा कैसे किया। अवंती के बारे में वो जिस तरह बात करता था, मुझे लगता था कि उसकी जिंदगी में उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। मेहरा साहब, अवंती बहुत ही अभागी लड़की है। साधना के प्यार के अलावा बाकी सभी खुशियों से वो महरूम रही है।
यहाँ आके उसे जो प्यार मिला, जो अपनापन मिला, उसे वो खिल उठी है। परीक्षित की दोस्ती को प्यार समझ के उसने सपने बुनने शुरू कर दिए। उस बेचारी के सपने उजड़ जाएंगे, बेचारी बच्ची बिखर जाएगी मेहरा साहब। डॉक्टर साहब, चाहता तो मैं भी हूं कि परीक्षित उसे अपना ले, ताकि बरसों से सुनसान इस घर के अंदर और मेरी बेटी की जिंदगी में रोशनी आए। मगर क्या करूं, पागल जवानी है, हमारी बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। फिर भी मैं उससे बात जरूर करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब जी, आप मिस्टर धवन के तो बहुत करीबी दोस्त हैं। यू मीन रानलाल धवन? हाँ हाँ, रानलाल धवन। हाँ, क्यों? साधना ने मुझे उसके बारे में भी बताया था। मेरे ख्याल से जहां तक धवन को मैं जानता हूं, साधना का खौफ बेबुनियाद नहीं है। You're right, you're right। साधना ने उसके स्वाभिमान पर चोट की थी, जिसे वो भुला भी नहीं सकता और उसे माफ भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उससे डर के वापस चले जाना इस मसले का हल नहीं होगा। बल्कि मेरे ख्याल से तो इन दोनों को सामने सामने मिलना चाहिए। कम से कम धवन के रवैये का तो अंदाज हो जाए। नहीं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। धवन के अंदर जो है वो चिंगारी है या शोला है, इस बात का पता हमें अभी नहीं चल सकता। अगर ज्वाला भी हुई तो कम से कम पता चलने पे उसे काबू करने का प्रयत्न तो किया जा सकता। आप जानते हैं मेहरा साहब, ये धवन है, इसकी ताकत का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं। डॉक्टर साहब, हर इंसान के अंदर शोले छुपाने की ताकत होती है, और शायद कुछ हम में भी है। और जब हमने साधना को मदद करने की ठानी ली है, तो फिर हमें तो धवन से डरना ही नहीं चाहिए। बकौल किसी शायर के, अहले दिल कूद पड़ा करते हैं मौजों में अजीज, पार उतरने की लगन हो तो सफीना क्या है। मेहरा साहब, आप भी कमाल के इंसान हैं। मानते हैं ना? जरूर। अरे हेलो डैड। परीक्षित, बेटा तुम कहाँ थे? मैं बस यूं ही डैड। हेलो परीक्षित। हेलो डॉक्टर साहब। डैड वो, अरे हाँ डॉक्टर साहब, साधना जी गई या नहीं, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। ओह, एक्सक्यूज मी डैड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं इफ यू डोंट माइंड। परीक्षित जी, बेटा साधना को जरा फोन कर लेना, वो माँ बेटी बहुत परेशान है। ओके मेहरा साहब, अवंती की तकदीर अब आपके हाथों में है। किसी भी तरह से आप प्लीज परीक्षित को समझाने की कोशिश कीजिए। आप इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मेहरा साहब। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। इसे काउंटर कहते हैं। ये ग्रीन कलर के काउंटर्स मेरे हैं, और ये जो है ना, ये तुम्हारे हैं। ये कलर कौन सा है बताओ? ये देखो, ये कौन सा कलर है? ब्लू कलर है ना, ब्लू है ना। और ये डाइस है, इससे हम खेलेंगे। ये देखो, ये कलर से देखो, ये ब्लैक है, रेड है। प्रेम, लूडो खेलेंगे ना? अच्छा ठीक है, तो फिर हम बुक देखते हैं। देखेंगे, पढ़ेंगे बुक। बुक भी नहीं देखना है तो हाँ चलो, हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं, तुम्हारा फेवरेट गेम। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं खेलेंगे। हम नहीं खेलेंगे। कन्हैया, तुम प्रेम को अपनी करने नहीं खेलेंगे। ठीक है प्रेम, नहीं खेलेंगे। जाओ कन्हैया के साथ जाओ। क्या हुआ प्रेम? मेरी ही गलती है। मैंने उसे कहा कि हम फुटबॉल खेलेंगे, और तुम जानते हो उसकी किडनैपिंग के बाद
फुटबॉल से जुड़ी हुई हर चीज़ से वो अपसेट हो जाता है। शमा, प्रेम को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल करना पड़ेगा, लाइक ही वाज फॉर द किडनैपिंग। आई नो, वही कोशिश कर रही हूँ। शमा, तुमने यहाँ कितना कुछ बदल दिया। यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं बदला है। नहीं शमा, यहाँ की हर चीज़ में, हर इंसान में, हर किसी के सोचने के तरीके में बदलाव आया है। मेरी वजह से नहीं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मतलब? शिव, ये घर पास के जंगल की तरह है जहाँ हर कोई तन कर खड़ा है, सीधा। औरत पास के बीच उगने वाली टहनियों की तरह होती है जो इन सबको जोड़ती है। शमा, इस घर में कोई अभिशाप है जो किसी भी औरत को यहाँ चैन से जीने नहीं देती। या तो वो नरक की यातना करते हुए इस घर में दम तोड़ देती है, या इस मनुष्य घर से भाग जाती है। जिस तरह साधना जी भागी थी, तुम्हें उनकी याद आती है कभी? नहीं, जब वो इस घर में आई मैं बहुत छोटा था और हमसे जुड़ने से पहले ही वो यहाँ से चली गई। हाँ, मगर माँ बहुत याद आती है। वो हर सुबह मुझे खिलाती, घुमाती, प्यार से बातें करती थी, मगर शाम आते ही उनके हाथ में शराब का गिलास होता। मैं उनके डर से वहाँ से चला जाता। उस वक्त प्रेम नॉर्मल था। वो मुझे समझा बुझाकर माँ के पास ले जाता, मगर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता। क्षमा, वो मंजर में कभी भूल ना पाया और बड़ा होते हुए उसे भूलने के उपाय ढूंढने लगा। जिस शराब ने मुझसे मेरी माँ छीनी, उसी शराब का सहारा मैं लेने लगा। शिव, तुम अपनी माँ को भूलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उन्हें याद रखो। उनके साथ गुजारे वो प्यारे पल वही तुम्हारे जीने का सहारा बन सकते हैं। और हाँ, एक और बात उनके बारे में याद रखना, उनकी मौत। याद रखो शिव, उन्हें मौत आई नहीं थी, उन्होंने मौत को बुलाया था, शराब की मदद से। वो माँ जो तुम्हें दिन भर इतना प्यार देती थी, शाम को उसी माँ से तुम डरकर भाग जाते थे। क्यों? शराब की वजह से। शिव, तुम्हारे अंदर की प्यास प्यार की है, शराब की नहीं। इस घर में एक औरत की कमी है जिसे तुम्हें पूरा करना है। मुझे? शिव, इस घर की खुशियों को वापस ले आओ, अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढो। नमस्कार सोलंकी साहब। तो इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए आइए। मुझे आपसे मेरे दो एक प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जी जरूर, बोलिए। आप धवन साहब को तो जानते होंगे? जी जानता हूँ। और मुश्ताक खान को भी अवश्य जानते होंगे? बिल्कुल जानता हूँ, वो मेरे बेटे टोनी का दोस्त है। सोलंकी साहब, ये बात तो सभी जानते हैं कि आपके और धवन साहब के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको किसने कहा? क्या ये बात सत्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम लोग बिजनेस राइवल जरूर हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जाति दुश्मन नहीं है। चलिए मान लिया दुश्मन नहीं, परंतु मित्र भी तो नहीं है आप। हाँ, ये हो सकता है। सोलंकी साहब, जब धवन साहब के बेटे प्रेम का अपहरण हुआ, तब धवन साहब के गुंडे, उसके गुंडे केसरी पंडित के साथ साथ आपके बेटे टोनी का दोस्त मुश्ताक खान भी घूम रहा था। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर साहब,
ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ दे देता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, हम लोग दुश्मन नहीं हैं, इसीलिए मेरे कहने पर ही मुश्ताक केसरी के साथ गया था। अगर महाशय सुना तो ये गया है कि प्रेम के अपहरण के समय टोनी गायब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम के एवज में केसरी पंडित ने आपके बेटे टोनी को बंदी बना लिया हो और अपने बेटे का जीवन बचाने के लिए आपने मुश्ताक खान को केसरी पंडित के साथ भेज दिया? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, केसरी टोनी को बंदी क्यों बनाएगा? संभवतः केसरी को यह संदेह हो कि प्रेम के अपहरण के पीछे आपके पुत्र टोनी का हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, कैसी मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं आप लोग। उस दिन टोनी खंडाला गया था और हमें यह बात मालूम थी। इसमें केसरी का ब्लैकमेल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सोलंकी साहब, मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर धवन साहब ने आपको धमकी दी है या फिर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने पर विवश किया है, तो आपको मात्र ये करना है कि थाने पर आकर एक छोटी सी रपट लिखवा दीजिए। आगे तो हम संभाल ही लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो मैं अवश्य आपको कष्ट करने की धृष्टता करूंगा। ठीक बोला? बहुत अच्छा बोला है आपने। भारतीय भाषा में सहयोग के लिए धन्यवाद। आज्ञा दीजिए आप। जरूर।